हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एडजेक्टिव के चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक हमने एडजेक्टिव की कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस किया, जो कि 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड की हुई थी, जिसमें हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझा, स्पेशल एडजेक्टिव्स का रूल समझा एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को भी कवर किया। तो चलिए, आज के इस सेशन में हम उन 3 सारे सेशंस को मिलाकर कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम 2 तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 70 एक्सरसाइज क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स, और ये जो क्वेश्चन रहेंगे इनमें कुछ क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर्स के हैं, जबकि कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। सॉल्यूशंस अलोंग विद एक्सप्लेनेशंस। ओके, फिर हम इनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे और साथ साथ इनकी एक्सप्लेनेशंस को भी कवर करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगी। अब डिस्क्लेमर क्या है भाई? द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and the owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iit.ac.in and we shall remove the images. Now, अब हम डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। जो हम दोनों तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उनके डायरेक्शंस क्या हैं? ये डायरेक्शंस है, सबसे पहले हम स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन करेंगे, जिसकी डायरेक्शन है रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन इट। सबसे पहले हमको सेंटेंस पढ़ना है और जानना है कि सेंटेंस पे कहाँ पर एक एरर है, त्रुटि है। मतलब एक सेंटेंस हमको गिवन होगा, जिसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे ABCD, एंड इसमें कोई भी एक पार्ट में, मतलब या तो A में या B में या C में या D में किसी एक पार्ट में एरर होगा। वही हमको बताना है कि भाई इस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, और जो भी ग्रामेटिकल एरर जिस भी पार्ट में होगा, वही पार्ट का जो नेम होगा, मतलब उसके साइड में या उसके करस्पॉन्डिंग कोई नेम या फिर लेटर लिखा होगा, कोई नंबर लिखा होगा, तो वही हमको बताना है कि भाई ये वाला पार्ट हमारा एरर वाला पार्ट है, मतलब इस पार्ट में एरर है। ओके, द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों, हमारे जो भी पूरा सेंटेंस होगा उसके सिर्फ एक ही पार्ट में आपको एरर मिल सकता है। ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल पार्ट्स में एरर्स हो। द नंबर करस्पॉन्डिंग टू दैट पार्ट विल बी योर आंसर इफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज। और ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें गिवन सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, मार्क द आंसर इज नो एरर। उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन होगा नो एरर, जिसको हमको मार्क करना होगा कि भाई सेंटेंस पूरा करेक्ट है, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। इग्नोर द एरर्स ऑफ पंचुएशन इफ एनी, और पंचुएशन से रिलेटेड कोई भी एरर को हम इग्नोर कर सकते हैं। मोरोवर, हमारे पास एक और तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस। हर एक सेंटेंस के लिए हमें कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे प्रोबेबली, तो हमको उस वर्ड को चूज करना है जो कि बेस्ट है टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की। सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। These days, job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s. आजकल जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो इतनी अच्छी नहीं है जैसा कि 70s में हुआ करती थी। अब देखिए, आज के दौर को 70s, मतलब 70s जहां पर 70 वाले ईयर चलते थे ना, 71, 72, उस दौर से कंपेयर किया गया है। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो उसके जैसी नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हमने जो यूज करा वो एज का यूज किया, और हमें अच्छे से पता है कि एज एंड एज जब भी यूज किया जाता है तो उसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटर यहाँ पर यूज करना गलत हो जाएगा। बेटर की जगह हमको पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहिए। अब ये एज बेटर एज हमारा फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, तो हमारे पास यही गलत हो जाएगा, मतलब बेटर वर्ड गलत है और बेटर वर्ड लिखा है ए पार्ट में, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। इंस्टेड हम लोग एज गुड एज का प्रयोग करते हैं, जो कि बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। किसका? गुड का। गुड पॉजिटिव डिग्री है, गुड का कंपैरेटिव बेटर है, तो बेटर यहाँ पर गलत है। बेटर की प्लेस पर हमको गुड का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, और उसकी जगह, बेटर की जगह हो जाएगा आर नॉट एज गुड एज। ओके, द फ्रेज नॉट एज बेटर एज इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बिकॉज बेटर इटसेल्फ ऑलरेडी इंडिकेट्स अ कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी। द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म शुड बी नॉट एज गुड एज or simply not better than, okay, when comparing to the previous time period. These days, job opportunities are not as good as they used to be in the early 70s. Okay, so यहाँ पर हम लोग as good as का प्रयोग करेंगे, better का प्रयोग नहीं करेंगे। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या एरर होगा।
unless it is accepted to both the parties, an arbitrator would be of no use to settle this dispute. So unless it is accepted to both the parties. अब देखिए unless it is accepted मतलब जो कोई चीज किसी के द्वारा स्वीकार कर ली गई हो, जो कि एक वर्ब है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर जब तक ये बात दोनों द्वारा स्वीकृत ना हो, तो स्वीकृत के लिए हम लोग एक्सेप्टेड नहीं बल्कि एक्सेप्टेबल वर्ड का प्रयोग करते हैं। ओके, एक्सेप्टेड एक वर्ब है, जबकि अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो वो होता है एक्सेप्टेबल। यहाँ पर हमें एक्सेप्टेबल की रिक्वायरमेंट है, ना कि एक्सेप्टेड की। ओके, तो जहां पर हमारे पास ऑलरेडी उसका एक एडजेक्टिव हो तो उसका हम पास्ट पार्टिसिपल कभी भी नहीं फॉर्म करेंगे। अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो वो हमारा वर्ब फॉर्म होगा, जैसे एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज। ओके, और एक्सेप्टेड टू हिम। ओके, सो एक्सेप्टेड बाय बेसिकली यूज होना चाहिए था, तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर हो जाएगा और यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल। ओके, एक्सेप्टेबल जो कि एक एडजेक्टिव। सो अनलेस इट इज एक्सेप्टेड बाय बोथ पार्टीज होना चाहिए, जबकि इट इज एक्सेप्टेबल टू, तो एक्सेप्टेबल के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर भी एक्सेप्टेबल टू आना चाहिए, और एक्सेप्टेबल के साथ बाय, एक्सेप्टेड के साथ बाय का प्रयोग करते हैं। एक्सेप्टेड टू इज इनकरेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। Acceptance dispute resolution, you use the preposition by to indicate who is doing the accepting. Okay, so unless it is acceptable to both parties, an arbitrator would be of no use to settle this dispute. Okay, जब तक ये दोनों को स्वीकृत ना हो, जब तक कोई भी आर्बिट्रेटर जो दो लोगों के मसले सुलझाने के लिए बीच में पड़ता है, तो आर्बिट्रेटर का कोई भी यूज नहीं है। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है मच यूज होता है जनरली जब कोई पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो, या जब किसी चीज की एक्सट्रीम क्वांटिटी बतानी हो लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स की। ओके, यहाँ पर हम मच की जगह मोर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब ये मच लिखा हुआ है हमारा सी पार्ट में, तो सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। मच की जगह पर मोर का प्रयोग किया जाएगा, क्यों? रिप्लेस मच विद मोर, leaves more to be desired। इस फ्रेज का मीनिंग होता है used to say that something is not very good at all। अगर हम कहते हैं more to be desired, इसका मतलब ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। The correct phrase should be leaves more to be desired, which means that the quality of computer education in universities and colleges is lacking or not satisfactory। Therefore, the corrected sentence is computer education in universities and colleges leaves more to be desired। मतलब इसमें अभी भी कमी है और इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड करने की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। ओके, चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ओके, अब देखिए 10 किलोमीटर ये एक डिस्टेंस को दर्शा रहा है। 10 किलोमीटर एक बहुत लंबा डिस्टेंस है चलने के लिए। 10 किलोमीटर पूरे डिस्टेंस का एक लेंथ है जो बता रहा है। ओके, एक मेजरमेंट है, जबकि हमारा जो यहाँ पर नाउन होगा वो डिस्टेंस होगा, और ये कैसा डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है। तो इस सेंटेंस में कोई भी त्रुटि नहीं है, इसका आंसर होगा नो एरर। ओके, देयर इज नो ग्रामेटिकल error in the sentence as it is structured correctly with the subject that is 10 kilometers, a verb is, and a predicate that is a long distance to walk. The sentence effectively conveys that 10 kilometers is considered a significant distance for walking. Therefore, the correct answer is D, that is no error. Okay, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Although the police officer sympathized with poor, he refused to take an action against the rich man। अब देखिए रिच मैन मतलब एक अमीर व्यक्ति। अब जो पुलिस ऑफिसर है वो जो गरीब इंसान है उसके लिए सिंपैथाइज्ड है, मतलब उसके लिए उसके अंदर दया है ना, लेकिन फिर भी उसने कोई भी एक्शन लेने को इनकार कर दिया रिच मैन के खिलाफ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिच मैन, एक पर्टिकुलर रिच मैन की बात हो रही है जिसके अगेंस्ट उस पुलिस ऑफिसर ने एक्शन लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है पुअर, तो पुअर यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे किसी भी व्यक्ति, कोई भी एक पुअर व्यक्ति के खिलाफ, जबकि अगर ये कोई पर्टिकुलर केस की बात है तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पुअर मैन होगा और पर्टिकुलर ही रिच मैन होगा। Although the police officer sympathized with poor, अब देखिए यहाँ पर पुअर का मतलब तो एक एडजेक्टिव हो गया जो सारे ही पुअर मैन को दर्शाता है, जबकि यहाँ पर ये किसी एक गरीब इंसान की बात कर रहे हैं, तो वहां पर पुअर मैन होना चाहिए या विद द पुअर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पुअर लिखा हुआ वर्ड गलत हो जाएगा और इसमें द पुअर का यूज होना चाहिए जो पुअर की पूरी कैटेगरी को या किसी पर्टिकुलर पुअर मैन को शो करे। तो हम अ पुअर भी लिख सकते हैं, पुअर मैन। तो आंसर होगा हमारा ए पार्ट,
Okay. The correct phrase should be although the police officer sympathized with the poor, where the poor refers to people who are economically disadvantaged. Therefore, the correct sentence is although the police officer sympathized with the poor, he refused to take an action against the rich man. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स. जो शॉर्ट स्टोरी है वो एक्सीड नहीं कर सकती 200 वर्ड से अधिक को. ओके 200 वर्ड्स. सो द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड, है ना. अब देखिए जो शॉर्ट स्टोरी है वो एक्सीड मतलब आगे नहीं, जैसे एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज से ज्यादा होना या अधिक होना, है ना. अब मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई इसमें 200 से अधिक वर्ड नहीं आ सकते, तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगी कि 200 से ज्यादा अधिक वर्ड नहीं आ सकते. भाई 200 से अधिक, अब जैसे 200 से अधिक मतलब जो भी वर्ड्स होंगे वो 200 से अधिक नहीं होंगे. ओके मतलब वर्ड्स 200 से अधिक नहीं होंगे. ओके मतलब 200 के इक्वल ही रहने चाहिए. ठीक है 200 के इक्वल रहने चाहिए. ठीक है 200 से अधिक ना हो उतना ही चलेगा या उससे थोड़ा सा कम चलेगा, लेकिन 200 से अधिक नहीं जाने चाहिए. ठीक है. अब अगर 200 से अधिक नहीं जाने चाहिए तो मैंने एक बार बता दिया कि 200 से अधिक नहीं होने चाहिए, तो ज्यादा का तो यहाँ पर मतलब ही नहीं बनता. ये दोनों क्या होगा, रेडंडेंट हो गए. तो यहाँ पर शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स. मोर देन और एक्सीड दोनों एक साथ नहीं आएंगे. अगर मैं आपसे कहती हूँ कि भाई 200 से अधिक नहीं होने चाहिए मतलब सही है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 200 से अधिक, 200 से ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा इररेलेवेंट हो जाएगा. दैट इज वाई शुड नॉट एक्सीड मोर देन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा. इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. यहाँ पर ये एक रेडंडेंसी को शो करेगा, मतलब एक डुप्लीकेसी को शो करेगा. ओके सो सी पार्ट में एरर हो जाएगा. नॉट यूज मोर देन. The phrase more than already indicates a comparison or an amount exceeding a specified limit. Therefore, using more than and words together is redundant. The correct way to express the idea is the short story should not exceed 200 words. Okay? 200 से अधिक वर्ड उसमें शामिल नहीं होने चाहिए. ओके नाउ अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को. the two first to arrive were the lucky recipients of a surprise gift. अब देखिए ये जो 2 है ये कार्डिनल नंबर है, जबकि फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल नंबर है. अब हमने कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स को दोनों को पहले पढ़ा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्डिनल जो होता है वो कार्डिनल नंबर से पहले आता है. जो ऑर्डिनल की पोजीशन है वो कार्डिनल नंबर से हमेशा पहले आएगी. दूसरी बात, ऑर्डिनल से पहले हम हमेशा दा का प्रयोग करेंगे. तो यहाँ पर जो एरर होगा वो ए पार्ट में होगा. इसमें 2 फर्स्ट की जगह इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और ये हो जाएगा फर्स्ट 2. ओके दिस विल बी द फर्स्ट टू टू अराइव वर द लकी रिसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट. तो इसमें ए पार्ट में एरर हो जाएगा. द फर्स्ट टू अराइव. The phrase "two first" is grammatically incorrect. When referring to the first 2 people to arrive, the correct phrase is the first 2. This is because first is an ordinal number that should precede the noun it describes to in this case. Therefore, the corrected sentence is the first 2 to arrive were the lucky recipients of the surprise gift. This correction ensures proper grammar and clarity in indicating the order of arrival of the recipients of a surprise gift. Okay? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग. देखिए जब हम बात करते हैं हार्डली की, तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से. जैसे कहते हैं ना यार मुश्किल से शायद ये काम होगा. मुश्किल एक नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे मुश्किल से, मुश्किल नहीं मुश्किल से. जैसे हमने कहा कि मुश्किल से मैंने उसे कभी पढ़ते हुए देखा होगा, इसका मतलब है कभी पढ़ता ही नहीं है. मुश्किल से मतलब जो चीज मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो चीज होती ही नहीं है ना. तो हार्डली एक नेगेटिव वर्ड होता है, जबकि हार्ड एक पॉजिटिव वर्ड है और हार्ड का मतलब होता है मेहनत से. तो यहाँ पर हम हार्डली की जगह हार्ड वर्ड का प्रयोग करेंगे. वर्किंग वेरी हार्ड, इसका मतलब यह है कि वह काफी मेहनत कर रहा है. और अगर मैं यहाँ पर हार्डली शब्द का प्रयोग करती हूँ, हार्डली का मतलब होता है कि वो मेहनत नहीं कर रहा है ना, वो शायद ही कार्य करता है. ओके सो यहाँ पर हार्डली वर्ड का यूज करना गलत हो जाएगा, तो एरर आपका ए पार्ट में हो जाएगा. Very hardly is incorrect. The word hardly means almost, not at all, or scarcely, which is opposite of what is intended in the context. The correct adverb to use is hard, which means with a great deal of effort or diligence. Therefore, the corrected sentence is John is working very hard as the examinations are fast approaching.
This correction ensures proper grammar clarity in expressing that John is putting a lot of effort due to approaching examinations. Okay, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. Even today, it is incredulous to think that men have walked on the moon. आज भी ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो चांद तक जा पहुंचा है या चांद पर चलकर गए या वो उसने कभी चांद पर वॉक किया है. इवन टुडे इट इज इनक्रेडुलस. अब देखिए, इनक्रेडुलस एक नाउन है, जबकि हमको यहाँ पर एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है. तो इनक्रेडुलस की जगह हम लोग इनक्रेडिबल वर्ड का प्रयोग करेंगे. ओके, तो एरर हमारा हो जाएगा बी पार्ट में, इनक्रेडिबल आएगा इनक्रेडुलस की जगह. The correct word to be used over here is incredible, not incredulous. Incredible means something that is difficult to believe or astonishing. जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली हो और जिसको बिलीव कर पाना, जिस पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल है, या फिर आप कह सकते हैं कि अविश्वसनीय है. Which fits the context of the sentence, क्योंकि यही हमारे सेंटेंस में फिट बैठता है. Therefore, the corrected sentence is even today it is incredible to think that man have walked on the moon. ठीक है, आज भी ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि इंसान कभी चांद पर पैदल चला है. Okay, this correction ensures a proper grammar and clarity in expressing the amazement or astonishment at the idea of men walking on the moon. Next is the firemen wore inflammable clothing for protection. Okay, so the firemen wore inflammable clothing. Inflammable word यहाँ पर गलत हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर एरर होगा आपका बी पार्ट में, इसमें नॉन इन्फ्लेमेबल. अब देखिए, द वर्ड इन्फ्लेमेबल कैन बी कंफ्यूजिंग बट इट मीन्स केपेबल ऑफ बीइंग सेट ऑन फायर. अब इन्फ्लेमेबल का मतलब होता है, हमें इसे पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इन्फ्लेमेबल का मतलब है कि जिसमें आग ना लग सके, जबकि इन्फ्लेमेबल का मतलब होता है जिसको इजीली आग लगाई जा सके. ओके, इज ऑफन मिस्टेकनली थॉट टू मीन नॉन फ्लेमेबल. To avoid confusion, इस confusion को हटाने के लिए the more precise term to used in this context is flame resistant. Okay, और या फिर non flammable. Okay, so fire resistant, which means resistant to catching fire or burning. So the firemen wore flame resistant clothing for protection. Next पर आ जाते हैं. This is question number 11. The interim report does not thoroughly analyze the principal causes of the disaster. अब देखिए, इस सेंटेंस में एक बहुत ही सिंपल सा एरर है. कभी भी अगर हम अपने स्कूल जाते थे तो एक जो हमारी बिल्कुल हेड मिस्ट्रेस होती थी या फिर जो हेडमास्टर हुआ करते थे, उनको हम प्रिंसिपल नाम से बुलाते हैं. ऐसा क्यों भाई? उस प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है PRINCIPAL, और उस प्रिंसिपल का मीनिंग होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो चीफ है ना. अब देखिए, मुख्य, महत्वपूर्ण, ऐसा हम कह सकते हैं. जबकि वर्ड जो होता है प्रिंसिपल, PLE, यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है PRINCIPLE, तो इस प्रिंसिपल का मीनिंग होता है जो सिद्धांत होते हैं. सिद्धांतों को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको हम रूल्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल वर्ड है ये यहाँ पर गलत है, तो बी में एरर होगा. इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल, क्योंकि हम कैसे कॉजेस की बात कर रहे हैं? मुख्य कारण. और मुख्य कारण वो कब बनेंगे? जब प्रिंसिपल लिखा जाएगा, ना कि प्रिंसिपल. प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होता है इंपॉर्टेंट या फिर मुख्य. The correct word to be used here is principle, which means important, whereas principle means rules. Therefore, the corrected sentence is the interim report does not thoroughly analyze the principal causes of the disaster. Principal causes means मुख्य कारण. Okay. Next question आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. The soil was moist as there was little rain the day before. अब देखिए, मैंने आपको बताया था little rain. Little का मतलब क्या होता है? ना के बराबर. जबकि जब ये कह रहे हैं कि soil थोड़ी सी moist थी, मतलब थोड़ी सी गीली गीली सी. अब जब गीली गीली सी थी तो ऑब्वियस है कि वहां पर बारिश हुई होगी, तभी तो वो सॉइल मॉइस्ट थी. हो सकता है थोड़ी बारिश हुई हो जो किसी को पता नहीं लगी, लेकिन बारिश हुई होगी, है ना. अगर हम बोलते हैं लिटिल रेन, इसका मतलब है ना के बराबर बारिश हुई है. ठीक है, अगर मान लो सॉइल बिल्कुल सूखा होता, बिल्कुल एकदम गर्म होता, तो हम कहते हैं कि नहीं, बारिश हुई नहीं है, वरना सॉइल गीली होती. यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, थोड़ी तो बारिश हुई है, तभी सॉइल थोड़ी सी गीली है, इसमें नमी है थोड़ी सी. मॉइस्ट का मतलब नमी होगा. The soil was moist as there was a little rain should come in place of little. So error हो जाएगा आपका B part में. Answer होगा B part. A little should come in the place of little. The phrase there was little rain implies that there was not much rain, but which contradicts the statement that the soil was moist. A better phrase to be used would be because there had been a little rain. So it should be a little rain.
to clarify that the soil is moist due to the recent lack of rain. Therefore, the corrected sentence is the soil was moist because there had been a little rain the day before. Okay. Now, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर. The manager wanted to know who had arrived early that day, the cashier or the accountant. अब यहाँ पर दो व्यक्ति की बात हो रही है और ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से पहले कौन आया था. तो यहाँ पर जब कंपैरेटिव डिग्री की बात की जाती है तो हम अर्लियर शब्द का प्रयोग करते हैं, ना कि अर्ली का. तो यहाँ पर जो वर्ड है अर्ली वो गलत हो जाएगा और अर्ली की जगह, अर्ली तो जब होता जब वो सबके लिए पूछता कि भाई आज कौन जल्दी आया था, लेकिन वो ये कह रहा है कि कौन पहले आया था इन दोनों में से, तो उसमें हम अर्लियर वर्ड का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है. तो एरर हो जाएगा हमारा बी पार्ट में. ओके, सो दिस अर्ली शुड बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड अर्लियर. The phrase early that day is grammatically correct, but to improve clarity and flow, it would be better to specify the subject of the inquiry, that is who, more explicitly before mentioning the time early that day. So the correct sentence will be the manager wanted to know who had arrived earlier that day. It is not early, but it is earlier. Okay, earlier that day, whether it was the cashier or the accountant. Okay, ये थोड़ी सी grammatically error है, मैं आपको बता रही हूँ, earlier आएगा यहाँ. Question number 14. Though its gloss can fool few unwary customers, it would not be difficult for the clever ones to judge its real worth. Okay. So इसकी जो चमक है, gloss मतलब चमक, वो भले ही कुछ unwary customers को बेवकूफ बना सके, लेकिन it would not be difficult for the clever. लेकिन अगर कोई clever मतलब जो कोई उसके बारे में जानकारी रखता होगा या थोड़ा सा चालू होगा, उसको बेवकूफ बनाना मुश्किल है. या उसके लिए मुश्किल नहीं है कि वो इसको पहचान जाए और इसकी रियल वर्थ को भी पहचान जाए. सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो कुछ कस्टमर्स की ऐसे बात कर रहे हैं जिनको उसका जो ग्लॉस है वो उसको उन लोगों को बेवकूफ बना सकता है. ठीक है, लेकिन कोई क्लेवर अगर आ जाए तो उसके लिए वो मुश्किल नहीं होगा पहचानना कि उसकी कितनी रियल वर्थ है. अब देखिए, अगर ये कुछ कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो ऐसे होंगे ना जो कि बेवकूफ बन सकते हैं उसके ग्लॉस, उसके चमक को देखकर. तो यहाँ पर फ्यू तो होता है ना के बराबर, जबकि उसकी चमक इतनी अधिक है कि कुछ तो ऐसे होंगे जो जरूर इस झांसे में आ जाएंगे कि हाँ ये इतनी बहुत ज्यादा कीमती है. तो यहाँ पर फ्यू अनवेरी की जगह अ फ्यू का हम लोग प्रयोग करेंगे. मतलब हम कुछ सम की बात करेंगे. फ्यू तो होता है ना के बराबर, तो हम कहेंगे नहीं कुछ ऐसे हैं, तो अ फ्यू का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा. द फ्रेज fool few unwary customers suggests that only a small number of unwary customers are being fooled, which does not convey the intended meaning. The correct phrase should be full of few unwary customers, indicating that some unwary customers are deceived by its clause. Therefore, the corrected sentence is, though its clause can fool a few unwary customers. Unwary मतलब जिनको कोई concern ना हो या फिर जिनको मालूम ना हो, जो कि aware ना हो. It would not be difficult for the clever ones to judge its real worth. Okay. This correction ensures proper grammar and clarity in expressing that while some customers may be deceived, others can easily discern its true value. Next पर आ जाते हैं, that is question number 15. Of the billions of stars in the galaxy, how much are suitable for life? So of the billions of stars in the galaxy, अगर हम बात करें बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी की, तो हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ, कितने ऐसे हैं जो सूटेबल हैं जीवन के लिए. अब देखिए, हम स्टार्स की बात अगर करें तो स्टार्स काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी मच का प्रयोग नहीं करते, इंस्टेड हम लोग मैनी का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पर मच का प्रयोग किया गया किसके लिए? स्टार्स के लिए. क्योंकि स्टार्स को तो आप काउंट कर सकते हैं. कैसे भाई? स्टार्स को आप कह सकते हैं 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स. जैसे देयर आर 7 स्टार्स इन द सप्तऋषि, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि 7 स्टार्स हैं. अब स्टार से स्टार्स बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और स्टार्स को हम गिन सकते हैं, नक्षत्रों को हम गिन सकते हैं, है ना. और जब हम नक्षत्रों को गिन सकते हैं, स्टार्स को गिन सकते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि स्टार्स अनकाउंटेबल, दो दे आर इनफाइनाइट इन नंबर्स बट दे आर काउंटेबल. ओके, और ये बात मैंने आपको नाउन वाले चैप्टर में भी क्लियर की है. तो यहाँ पर मच की जगह हम लोग मेनी वर्ड का प्रयोग करेंगे. तो एरर हो जाएगा हमारा बी पार्ट में. Okay, so this B part contains error. So this how much should be replaced with how many. The correct phrase should be how many are, not how much are, because stars is a countable noun. We use how many to inquire about the number of countable objects. Of the billions of stars in the galaxy, how many are suitable for life?
This correction ensures proper grammar and clarity in asking about the quantity of stars that could potentially support life. Next question is question number 16. In the background, they could hear John laughing and joking loudly. John was the life and soul of any party, and he was cracking a joke every few minutes. Okay. In the background, they could hear John laughing and joking loudly. ये आपका A part में लिखा हुआ है. John was the life and soul of any party. अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी की हम बात कर रहे हैं कि बैकग्राउंड में they could hear John laughing and joking loudly. ऐसा लग रहा था कि जैसे जॉन मतलब वो सुन पा रहे थे कि जॉन और बाकी बने बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं और एक दूसरे पे जोक कर रहे हैं. अब जॉन जो था वो लाइफ एंड सोल था, मतलब एक ऐसा हिस्सा था जिसकी तरफ सभी जने अट्रैक्ट थे और जो सारी पार्टी का एक लुफ्त उठाए हुए था. सोल ऑफ एनी पार्टी. अब यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात है, किसी भी पार्टी की बात नहीं है, सिर्फ उसी पार्टी की बात हो रही है जहां पर जोक्स को क्रैक किया जा रहा है. दैट इज वाई हम एनी की जगह दा का प्रयोग करेंगे. तो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में. यहाँ पर एनी पार्टी के प्लेस पर दा पार्टी का प्रयोग होगा. हियर इज द करेक्टेड एक्सप्लेनेशन. The phrase John was the life and soul of any party should use the instead of any to specify particular type of party or parties that John attends. The use of the indicates a specific set of parties that John typically brings life and energy to, rather than suggesting he is the life of just any party randomly. चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. In that wholesale shop, they do not sell fewer than 10 bags of rice. उनकी होलसेल शॉप पर वो कभी भी 10 बैग ऑफ राइस से, मतलब 10 बैग्स ऑफ राइस के 10 बैग से वो कम कभी भी नहीं बेचते हैं. तो जब यहाँ पर कम की बात आ रही है तो फ्यूअर का ना प्रयोग करके लेस का प्रयोग करेंगे क्योंकि क्वांटिटी को शो कर रहा है. तो सी पार्ट में एरर होगा. ओके, सर्व लेस देन. Explanation: the phrase fewer than is used when referring to items that can be counted individually, such as bags of rice. However, the correct phrase should be less than when referring to quantities of uncountable substances like rice. Therefore, the corrected sentences in that wholesale shop, they do not sell less than 10 bags of rice. Okay? मतलब वो 10 बैग ऑफ राइस से कभी भी कम नहीं बेचते हैं. मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए. जैसे अगर कोई चीज काउंटेबल होती तो हम लोग उसके साथ फ्यूअर का प्रयोग कर लेते, लेकिन वो टोटली काउंटेबल ना हो. जैसे स्टूडेंट्स हैं तो कभी 50 स्टूडेंट से कम नहीं होते. हालांकि यहाँ पर बैग्स को आप काउंट कर सकते हैं, बैग्स ऑफ राइस को भी आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो राइस की बात आती है तो वो क्वांटिटी में आती है. अब एक बैग में सपोज कीजिए कि कुछ केजी भी हो सकता है और कुछ केजी और भी हो सकता है, लेकिन अगर वो 10 बैग्स हैं तो उनकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है ना. हो सकता है कि भाई एक बैग में कुल 5 केजीज ही हो, एक बैग में कुल 10 केजीज ही हो. तो ये एक क्वांटिटी को दर्शाता है, ना कि बैग्स को, और वो कभी इससे कम नहीं बेचते. अब मान लीजिए आप कहें कि एक बैग में कुल एक ही राइस है ना, या एक ही पीस ऑफ राइस है, तो ऑब्वियसली उसको तो नहीं बेचा जाएगा ना. तो जहाँ पर 10 बैग्स ऑफ राइस हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जिसको वो बेचते हैं. ओके, आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग. तो यहाँ पर 2 फर्स्ट की जगह क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2, क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर है, ये कार्डिनल, और कार्डिनल नंबर को ऑर्डिनल नंबर को कार्डिनल नंबर से पहले लिखा जाता है. तो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में. इस मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था. तो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स. द फ्रेज द 2 first chapters is not idiomatic in English. When referring to the initial chapters of the book, the correct phrase should be the first 2 chapters. Therefore, the corrected sentences, I found the first 2 chapters of the book particularly interesting. This correction ensures proper grammar and clarity in referring to the first 2 chapters of the book. Okay? यहाँ पर याद रखिएगा the first 2 chapters होगा क्योंकि ordinal को cardinal से पहले लिखा जाता है हमेशा. Okay? नेक्स्ट पर आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. A moment delay would have proved costly in this situation. अब देखिए डिले मतलब देरी करना, और मोमेंट डिले, अ मोमेंट मतलब एक पल की भी देरी, है ना. तो यहाँ पर अ मोमेंट डिले ये एक अजीब सा एक वर्ड है, क्योंकि मोमेंट भी नाउन है, डिले भी नाउन है. तो दोनों नाउन तो एक दूसरे को क्वालिफाई नहीं कर सकते. वी नीड एन एडजेक्टिव ऑफ दैट. सो हम इसको या तो पॉजिटिव बना देंगे. फॉर एग्जाम्पल अ मोमेंट्स डिले मतलब एक पल की भी देरी, है ना. और अ मोमेंट्री डिले या फिर हम इसको बना सकते हैं. तो यहाँ पर अ मोमेंट्री डिले और अ मोमेंट्स डिले मतलब अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मोमेंट एक नाउन है, जबकि एक नाउन को क्वालिफाई नहीं करता, रादर एक एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है. तो पहले हमें इस वर्ड का या तो पॉजिटिव केस बनाना होगा, मतलब एक एडजेक्टिव बनाना होगा.
The correct phrase should be a moment's delay with an apostrophe indicating position of belonging to the movement. Therefore, the corrected sentence is a moment's delay would have proved costly in this situation. Okay, कि एक पल की भी देरी इस सिचुएशन में भारी पड़ सकती है. Okay, महंगी पड़ सकती है. This correction ensures proper grammar and clarity in indicating that a delay of a movement would have had significant consequences in this situation. Next question पे आ जाते हैं. Question number 20. When my sister was ill, I went to the hospital on alternative days. अब देखिए alternative क्या होते हैं? Alternative मतलब जो हमारे पास options है, विकल्प है. जबकि यहाँ पर alternate days की बात की जा रही है, मतलब एक दिन फिर एक दिन छोड़कर एक दिन, है ना? तो ये सिचुएशन होती है ऑल्टरनेट डेज की. तो यहाँ पर हम ऑल्टरनेटिव वर्ड का ना प्रयोग करके ऑल्टरनेट डेज का प्रयोग करेंगे. तो यहाँ पर सी की बात हो जाएगी, सी हमारा एरर हो जाएगा. ओके, ऑल्टरनेटिव डेज, द करेक्ट फ्रेज शुड बी ऑन ऑल्टरनेट डेज. ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक. ओके, जैसे एक दिन गए फिर दूसरे दिन की छुट्टी, फिर अगले दिन गए फिर दूसरे दिन की छुट्टी, फिर गए, है ना? जैसे मंडे फिर ट्यूसडे को स्किप किया, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे को स्किप किया, फ्राइडे, सैटरडे को स्किप किया, संडे. ओके, alternate means every other, whereas alternative means a choice between two or more things. In this context, the correct phrase on alternate days indicates that the action going to the hospital occurred every other day. So the correct sentence will be, when my sister was ill, I went to the hospital on alternate days. Okay, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर. He is a university professor, but of his 3 sons, neither has any merit. अब देखिए, अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर 3 sons की बात हो रही है, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि neither सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है. अब obviously 3 sons में से तो एक आप नहीं कम करिएंगे, आप इस neither वर्ड को हटाकर none वर्ड का प्रयोग करेंगे. तो एरर हो जाता है आपका सी पार्ट में. ओके, और क्या एरर होगा फ्रेंड्स? सी में none आएगा neither की जगह. द करेक्ट फ्रेज शुड बी none of his 3 sons. Because neither is used only for 2 persons. Therefore, the corrected sentence is, he is a university professor, but none of his 3 sons has any merit. This correction ensures proper grammar and clarity in expressing that none of his 3 sons possess any merit. Okay? चलिए आ जाते हैं next question, that is question number 22 पे. A cup of coffee is an excellent complement to smoked salmon. अब सालमन इज अ काइंड ऑफ फिश. ओके, सो स्मोक ना होकर हम यहाँ पर स्मोक्ड सालमन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो एक स्टीम्ड है, मतलब बनी हुई है. तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर होगा. ओके, सो टू स्मोक सालमन, द करेक्ट फ्रेज शुड बी टू स्मोक्ड सालमन और टू स्मोक सालमन, नॉट टू स्मोक सालमन. Therefore, the correct is the cup of coffee is an excellent complement to the smoked salmon. Okay, so this correction ensures proper grammar and clarity in describing coffee as a suitable pairing with smoked salmon. Okay, next question पर आ जाते हैं, that is question number 23. Do not get panicked in emergencies. अब देखिए, अगर हम पैनिक वर्ड की बात करें तो पैनिक एक एडजेक्टिव है. पैनिक का मतलब होता है परेशान होना, और यहाँ पर लिखा है पैनिक्ड. ओके, तो पैनिक्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? पैनिक. ओके, डू नॉट गेट पैनिक, बिकॉज पैनिक एक पार्टिसिपल की तरह नहीं, यहाँ पर आपको एक एडजेक्टिव की तरह यूज करना है, और उसका एडजेक्टिव पैनिक ही होता है. तो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में. ओके, सो बी पार्ट कंटेन्स द एरर, गेट पैनिक. एक्सप्लेनेशन, द सेंटेंस डू नॉट पैनिक इन इमरजेंसीज इज grammatically correct and effectively conveys the message. Here is the analysis of each part. Do not, this is the correct negative impressive form of advising against a certain action. Get panicked, this phrase is incorrect because panicked is not used as a verb in this context. The correct verb form would be panic, but in this sentence, the imperative form do not is sufficient and clear. In emergencies, this prepositional phrase correctly indicates that the circumstance or situation in which the advice applies. Okay? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. इट वॉज अ प्लीजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक. अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं 4 hours ड्राइव, ड्राइव यहाँ पर नाउन है. हम अच्छे से जानते हैं कि नाउन को क्वालिफाई करने वाला एक एडजेक्टिव होता है. नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव को हम सिंगुलर से प्लूरल में तब्दील नहीं करते. तो यहाँ पर हम 4 hour ड्राइव नहीं लिखेंगे, इट शुड बी 4 hour ड्राइव, नॉट 4 hours. ओके, तो हम आवर्स में नाउन नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ड्राइव नाउन है और आवर्स को कैसे रखना है? 4 hour, मतलब एक 4
घंटे की ड्राइव है ना, तो यहाँ पर एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में। ओके, 4-hour drive, the correct phrase should be 4-hour drive because 4 hour here is used as an adjective. Therefore, the corrected sentence is it was a pleasant 4-hour drive from Pune to Nasik. This correction ensures proper grammar and clarity in describing the duration of the drive. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 पर। I have many works to do. देखिए वर्क्स जो होते हैं, वर्क कभी वर्क्स नहीं होते, क्योंकि वर्क होता है कार्य, और कार्य कभी भी काउंटेबल नहीं होते, इसलिए हम यहाँ पर ये वर्क्स वर्ड को लिखना गलत है। वर्क्स को अगर आप देखें तो वर्क्स का मतलब होता है जितने भी हमारे उपनिषद हैं, नॉवेल्स हैं, किसी के नॉवेल्स लिखे गए हैं, ठीक है, किसी के द्वारा कोई जर्नल लिखा गया है, तो दैट इज कॉल्ड वर्क्स। मतलब अगर कोई किसी के पोयम है, पोइट्री है, इन्वेंशंस हैं, या फिर कोई भी जो किसी के द्वारा भी कुछ लिखी गई राइटिंग्स हैं, तो उनको हम वर्क्स के नाम से जानते हैं। जबकि वर्क होता है कार्य, तो वर्क को हम कभी भी काउंट नहीं करते, इसलिए हम लोग या तो मेनी टास्क्स यूज करेंगे या फिर वर्क के साथ मच का प्रयोग करेंगे, एस तो वैसे भी यूज नहीं होने वाला। तो जी एरर आपको हो जाएगा सी पार्ट में। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए आपके लिए इजी रहते हैं क्योंकि एक तो आप ये जान पाते हैं कि इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर होगा, दूसरा इसमें कभी भी आपको रेक्टिफाई करने के लिए नहीं बोला जाता, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में एरर होगा। ओके, सो यहाँ पर एरर हो जाएगा सी पार्ट में। और a lot of or much work to do. Explanation: the word works in this context is incorrect. The correct term to be used over here in this context will be tasks or things. और या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग many की जगह much का प्रयोग कर सकते हैं। तो I have many tasks to do and I have much work to do. This correction ensures proper grammar and clarity in expressing that there are many tasks or activities that need to be completed. Okay. चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ही प्लेज कॉन्सेंट्रेटली मोस्ट ऑफ द टाइम। नाउ ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बैट्समैन। जब भी हम बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो हम कभी भी उसमें अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। बेस्ट ऑफ ऑल मतलब सबका, ऑल का मतलब सब, है ना, तो हम उस सब बाकी सब यूज नहीं कर सकते, ऑल अदर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑल के साथ हम अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, और मैं कहूँ कि भाई ये जो ए है ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, तो सबसे बेस्ट है मतलब ये सब में बेस्ट है ना, इन 5 के 5 में बेस्ट है। अब मैं ये नहीं कर सकती कि ऑल अदर, ऑल में तो सभी आ गए ना, तो अदर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। तो यहाँ पर ये जो ऑल है उसके साथ हम कभी भी अदर का प्रयोग नहीं करते, तो एरर हो जाएगा आपका ए पार्ट में। तो यहाँ पर बेस्ट ऑफ ऑल अदर, सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड बिकॉज ही प्लेज विद कंसंट्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, ऑल अदर का प्रयोग या तो नहीं करेंगे या फिर बेस्ट ऑफ ऑल यूज करेंगे, अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। साधना's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा was best than Sunita's but not as good as Nikita's। देखिए, जब भी हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम वहां पर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को प्रयोग करेंगे, ना कि सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब होता है जब हम एक को बाकी सबसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये बेस्ट वर्ड गलत हो जाएगा, इसके प्लेस पर हम लोग बेटर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में। तो यहाँ पर हो जाएगा बेस्ट देन सुनीता's but not as good as Nikita's. This is wrong. The correct comparative structure should be better than instead of best than. Best is the superlative form indicating the highest degree, whereas better is the comparative form used to compare two things or persons. Therefore, the correct sentence will be Sadhana's performance in the drama was better than Sunita's but not as good as Nikita's. कि जो साधना का परफॉर्मेंस था ड्रामा में वो सुनीता से तो बेहतर था, लेकिन निकिता के जितना अच्छा नहीं था। तो इस केस में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। This correction ensures proper grammar and clarity in comparing Sadhana's performance with Sunita's and Nikita's performance. Okay? जब कोई एक से तो अधिक हो लेकिन दूसरे के जितना ना हो, तो उस केस में हम लोग इस तरह के कंपैरेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। Next question is question number 28. Both Basant and Sumit are excellent workers, but the later is better than the former. अब देखिए, हम दो लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक बसंत एंड सुमित। अब बोथ का मतलब सिर्फ दो व्यक्ति होता है, तो यहाँ पर सिर्फ दो की ही बात की जा रही है। अब दो में से जो बाद वाला होता है उसके लिए हम लेटर वर्ड का प्रयोग करते हैं, ना कि लेटर का। तो ये जो वर्ड है लेटर यहाँ गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में। याद होगा आपको, मैंने
लास्ट टाइम ही आपको ये बात बताई थी कि जब भी हम दो में से बाद वाले की बात करेंगे तो हम लेटर वर्ड का प्रयोग करेंगे। लेटर का मतलब होता है बाद में, जैसे आई विल कॉल यू लेटर ऑन, तो लेटर हमारा टाइम को दर्शाता है, जबकि लेटर हमारा पोजीशन को दर्शाता है। यहाँ पर हमें पोजीशन की रिक्वायरमेंट है और पोजीशन के लिए हम लोग लेटर वर्ड का प्रयोग करेंगे, ना कि लेटर का। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड है वो लेटर होना चाहिए। So, but the later is better than the former. The correct words to be used in this context are later and former, not later and former. Okay. So, former refers to the first of the two things mentioned. Later refers to the second of the two things mentioned. Therefore, the correct sentences, both Basant and Sumit are excellent workers, but the later is better than the former. Later means Sumit. Sumit Basant से बेहतर. नेक्स्ट पर आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29. आफ्टर ही हैड read the two first chapters of the novel, he felt like reading the novel at one sitting. अब देखिए ये बिल्कुल वही हो गया जो हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑर्डिनल नंबर को हमेशा हम कार्डिनल नंबर से पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर टू फर्स्ट की जगह हम लोग फर्स्ट टू का प्रयोग करेंगे। ओके, इट शुड बी द फर्स्ट टू. सो एरर विल बी द फर्स्ट टू चैप्टर्स. The two first chapters should be replaced with the first two chapters, because ordinal should precede cardinal number in a sequence. After he had read the first two chapters of the novel, he felt like reading the novel at one sitting. Then question number 30. Some people consider wealth superior than wisdom. अब superior का मतलब होता है बड़ा, है ना, मतलब जो wealth को वो wisdom से अधिक समझते हैं, अधिक मानते हैं। लेकिन सुपीरियर एक कंपैरेटिव वर्ड है, इसका कोई भी पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। इनफैक्ट ये सिर्फ एक कंपैरेटिव वर्ड है, दिस इज नॉट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसलिए हम सुपीरियर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का। तो यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं होगा, इट शुड बी सुपीरियर टू विजडम। ओके, सो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में। सो सी पार्ट कंटेन्स द एरर। द करेक्ट फ्रेज शुड बी सुपीरियर टू विजडम, नॉट सुपीरियर देन विजडम. When comparing two things to indicate one is better or higher in the quality than the other, you use superior to followed by the thing being compared, in this case wisdom. Therefore, the correct sentence is some people consider wealth superior to wisdom, with some comparative words like inferior, junior, superior, senior, prefer, interior, posterior. With all these words, we generally use to, not then. This correction ensures proper grammar and clarity in expressing that some people believe wealth is better than wisdom. Next आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31. He is so lazy that he takes a large number of time to complete such a small piece of work. Okay, so he is so lazy that he takes a large number of time. देखिए टाइम जो है वो अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के साथ हम a large number of का प्रयोग नहीं कर सकते, हम अमाउंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में। ओके, so takes a large number is incorrect because number हम वहां यूज करेंगे जहां काउंटेबल नाउन्स हो, जबकि टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है। The phrase takes a large number is not idiomatic in English when referring to time. The correct phrase should be takes a long time. Therefore, the correct sentence is he is so lazy that he takes a long time to complete such a small piece of work. Okay. अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। नेहा इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन जूलियट। अब देखिए जब भी हम कभी एंड का प्रयोग करते हैं तो दोनों साइड जितने भी एडजेक्टिव्स हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो सेम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होने चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर देन लिखा हुआ है, जब देन है तो ये डिग्री हमारी कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो मोर ब्यूटीफुल है, ये सही है, लेकिन गुड तो आपका पॉजिटिव डिग्री आ गया, तो यहाँ पर गुड की जगह हम लोग बेटर का प्रयोग करेंगे। सो नेहा इज बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल देन जूलियट। सो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में। ओके, so C part contains the error. The sentence intends to compare the beauty of Neha with Juliet, suggesting that Neha is more beautiful than Juliet. However, the word good is used instead of beautiful, which is inconsistent with the comparison being made. So, good का comparison degree क्या होता है? Good का comparative degree होता है better. तो यहाँ पर हम better का प्रयोग करेंगे, ना ही good का. Okay, so Neha is better and more beautiful than Juliet. Okay, so this will be the correct sentence. Now, अब आगे बढ़ते हैं। No method of making other people agree to your viewpoint is as effective as this method. अब देखिए no method मतलब कोई मेथड नहीं, जबकि वो कंपेयर कर रहे हैं किसी भी एक मेथड को अन्य किसी मेथड से। तो यहाँ पर no method की जगह हम लोग no other method का प्रयोग करेंगे। No other method of making other people agree to your viewpoint is as effective as this method. कि इस मेथड से अन्य कोई भी मेथड
इतना लाभकारी नहीं होगा। तो यहाँ पर एरर हो जाएगा आपका ए पार्ट में। द करेक्ट सेंटेंस विल बी नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल agree to your viewpoint is as effective as this method. By inserting other before method, the sentence now correctly compares one specific referred to or later as this method against all other methods that might exist for achieving the same goal. This change clarifies that the sentence is discussing relative effectiveness rather than making an absolute statement about the existence of methods. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 पर। He realized that he had committed a mistake in accepting a packet from an unidentified person. अब unidentified person एक नाउन है, जबकि unidentified ये कोई वर्ड नहीं हुआ, ये कोई एडजेक्टिव नहीं हुआ, जबकि एक पर्सन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। तो आइडेंटिफाई करना तो एक वर्ब हो गया, तो इसको जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो हो जाएगा अनआइडेंटिफाइड। ओके, तो आपका जो एरर हो जाएगा वो सी पार्ट में हो जाएगा, जिसमें अनआइडेंटिफाई की जगह अनआइडेंटिफाइड का प्रयोग करना है। The word unidentify is incorrect. The correct word is unidentified, which means not identified or not known. Therefore, the correct sentence is he realized that he had committed a mistake in accepting a packet from an unidentified person. Unidentified is the correct adjective form to describe a person whose entity is not known. Okay, the rest of the sentence remains grammatically correct and conveys the intended meaning. Therefore, the correct sentence is C, because unidentified should be corrected to unidentified for proper grammar and clarity. Okay, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। Poetry is the language of the imagination and the passions. It relates to whatever gives immediately pleasure or pain to the human mind. अब देखिए, pleasure एक noun है, जबकि उससे पहले हमने immediately word का प्रयोग किया जो कि adverb होता है। अब noun को qualify करने के लिए हमें adjective नहीं बल्कि adverb की requirement है। तो यहाँ पर immediately की जगह हम लोग immediate का प्रयोग करेंगे, ly हटा देंगे। Okay, so the error is in part C and it relates to whatever gives immediately pleasure or pain to the human mind. This is incorrect. The phrase it relates to is grammatically incorrect and does not fit well with the structure of the sentence. The sentence needs a verb that properly connects to poetry, is the language of the imagination and the passions. To correct this and maintain the intended meaning, part C should be revised to relates to whatever gives immediate pleasure. This should be immediate, not immediately. Okay, pleasure and or pain to the human mind. Poetry is the language of the imagination and the passions. It relates to whatever gives immediate pleasure or pain to the human mind. This correction ensures proper grammar and clarity in expressing the poetry in the form of expression that connects to human emotions and experiences. Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। Where the default is willful and deliberately, legal steps should be taken promptly after obtaining approval from the appropriate authority. अब देखिए, इसमें बात करेगी जब डिफॉल्ट विलफुल हो, मतलब डिजायर्ड हो, जो जानबूझकर किया गया। डेलिबरेटली, तो विलफुल एंड डेलिबरेटली दोनों सेम वर्ड है। दूसरी बात, डेलिबरेटली एक एडवर्ब है, जबकि यहाँ पर हमें एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, डेलिबरेट यूज करेंगे, ना कि डेलिबरेटली। तो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में। ओके, सो ये जो डेलिबरेटली है, इसकी जगह हम डेलिबरेट वर्ड का प्रयोग करना है। आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि विलफुल और डेलिबरेट दोनों सेम वर्ड हैं या फिर एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो इसके रेडंडेंसी को हटाने के लिए हम डेलिबरेट को हटा भी सकते हैं, और अगर लिखना है तो डेलिबरेट लिखेंगे, डेलिबरेटली नहीं लिखेंगे। सो दैट वेयर द डिफॉल्ट इज willful and deliberate, legal steps should be taken promptly after obtaining approval from the appropriate authority. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। Students will be the worst affected by the public transport strike next week. ओके, जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होंगे इस ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक से अगले हफ्ते, वो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अब यहाँ पर द वर्ड्स लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर बोला गया जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे, जो सबसे ज्यादा बुरी तरह से अफेक्ट होंगे। यहाँ पर वर्ड्स की जगह हम लोग वर्स्ट का प्रयोग करेंगे। एक वर्ड होता है बैड, जिसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स्ट एंड सुपरलेटिव डिग्री इज वर्स्ट। ओके, सो जब भी हम एक सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं तो वो सबके लिए करते हैं। दूसरा,
सुपरलेटिव से पहले ही हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं, तो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में. ओके. The phrase "the worst affected by" is incorrect. The correct phrase should be "the worst affected by." Therefore, the correct sentence is "Students will be the worst affected by the public transport strike next week." Worst affected is the correct comparative form, indicating the most severely impacted. जहाँ पर एक का comparison बाकी सबसे किया गया है. This is superlative degree of adjective. Next week is corrected to next week for proper spelling and context. Therefore, the correct answer is B, as it corrects the comparative form from words affected to worst affected to accurately convey the students will be the most affected by the public transport strike. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे. The girls sang few songs to entertain the guests, but the guests were not pleased. अब देखिए, जब गर्ल ने कुछ सॉन्ग गाए तो जो गेस्ट थे वहां पर वो उससे खुश नहीं हुए, एंटरटेन नहीं हो पाए. इसका मतलब उसने कुछ तो गाए होंगे ना जो तब भी गेस्ट को पसंद नहीं है, इसलिए मतलब कुछ तो उसने सॉन्ग्स गाए होंगे. अगर मैं फ्यू सॉन्ग्स की बात करूं मतलब उसने ना के बराबर सॉन्ग गाए. अब कुछ गाए होंगे तभी तो लोगों को उस पर रिव्यूज उस पर करेंगे कि वो अच्छे लगे कि बुरे लगे. जबकि यहाँ पर लिखा है सैंग फ्यू सॉन्ग्स, तो फ्यू सॉन्ग्स की जगह हम लोग अ फ्यू सॉन्ग्स का प्रयोग करेंगे, जो दर्शाता है कि हाँ कुछ सॉन्ग्स गाए. अगर उसने कुछ भी सॉन्ग नहीं गाया तो ऑब्वियसली लोगों को फर्क पड़ता ही नहीं है, लेकिन उसने कुछ सॉन्ग गाए जो कि लोगों को पसंद नहीं आए या लोगों को प्रभावित नहीं कर पाए. तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर माना जाएगा, जहां पर फ्यू सॉन्ग्स की जगह अ फ्यू सॉन्ग्स का हम लोग प्रयोग करेंगे. द फ्रेज sang few songs suggests that the girl sang a small number of songs, possibly indicating dissatisfaction or disappointment. However, based on the context provided, but the guests were not pleased, it seems that the intended meaning is that the girl sang a small number of songs, but the guests were still not happy with the performance. To clarify the intended meaning and convey that the guests were displeased despite the effort, the phrase should be revised to "the girl sang a few songs." Therefore, the correct answer is A, and it corrects the phrase "few songs" to "a few songs" for proper expression and clarity of meaning. Next question पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39. Our country has largest number of trained computer experts in the world. अब देखिए फिर से वही बात, जब लार्जेस्ट नंबर की बात हो रही है, सबसे ज्यादा लोग ट्रेंड कंप्यूटर्स एक्सपर्ट जो है वो इंडिया में है, भारत में है. सो यहाँ पर हमने लार्जेस्ट वर्ड का प्रयोग किया जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले हम हमेशा ही दा का प्रयोग करते हैं. तो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में, एंड द करेक्ट आंसर इज the phrase "the largest number of" is grammatically correct because before superlative degree of adjective we use definite article the. Therefore, the correct sentence is our country has the largest concentration of trained computer experts in the world. Okay, इसका मतलब हमारी कंट्री में वर्ड के सबसे ज्यादा कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो कंप्यूटर ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं. फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40 पे. द होटल इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन द वन दे स्टेड इन द लास्ट ईयर और इन लास्ट ईयर. तो ये जिस होटल की बात कर रहे हैं कि ये उतना अच्छा है, भले उससे ज्यादा अच्छा नहीं है जिसमें उन्होंने लास्ट टाइम स्टे किया था, लेकिन उसके जैसा अच्छा तो है. ठीक है, सो यहाँ पर जो इज एज गुड आ रहा है तो इसको हम पॉजिटिव डिग्री को पूरा कंप्लीट करेंगे, तो ये हो जाएगा एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन दी वन दे स्टेड इन द लास्ट ईयर. ओके, सो यहाँ पर एरर हो जाएगा ए पार्ट में. ओके, and the phrase "as good" is followed by the comparison phrase "if not better," which suggests that the hotel may be equally or possibly superior to the one they stayed in the last year. However, the sentence structure requires completion of the comparison with "as before," if not better. Okay, so the correct sentence is the hotel is as good as if not better. वो उतना तो है अगर उससे अधिक नहीं है, तो ऐसा दर्शाने के लिए हम लोग पॉजिटिव भी पूरा कंप्लीट करते हैं as well as comparative. Okay, so the correct sentence is the hotel is as good as if not better than the one they stayed in last year. Stayed in last year मतलब उस होटल में जिसमें वो पिछले साल रुके थे, तो यहाँ पर ये in यूज करा गया स्टे के लिए, लास्ट ईयर के लिए नहीं. Therefore, the correct answer is A, as it requires the completion of the comparative structure by adding as before if not better for proper grammar and clarity. Next question is question number 41. Ashish is the most intelligent and also the very talented student of the college. अब देखिए जब भी हम एंड देखते हैं तो दोनों साइड हमें बैलेंस रखना है, मतलब दोनों साइड सेम डिग्री
ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो अगर यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट है मतलब सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हमें सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का ही प्रयोग करना होगा। सो सी पार्ट में एरर हो जाएगा, द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। इंस्टेड ऑफ दिस वी शुड यूज of the most talented student of the college. The phrase the very talented should be replaced with the most talented. Ashish is the most intelligent and also the most talented student of the college. We should, okay, it should be we should, shoult, use same degree of adjectives in the correct sentence. Most intelligent and most talented both contribute to describing Ashish's abilities. Okay. The sentence remains grammatically correct and effectively conveys the intended meaning. The board has not approved. Now, this is question number 42. The board has not approved the proposal because much of the rates quoted are very high. अब देखिए फिर से वही बात आ जाती है रेट्स की। रेट्स मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल है ऑब्वियसली काउंट किए गए होंगे, है ना। तो जब काउंटिंग की गई है मतलब ये जो रेट्स हैं वो काउंटेबल है। ओके, इनको गिना जा सकता है। और जब कोई भी नाउन गिना जा सकता है तो उसके लिए हम मच वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, इंस्टेड हम लोग मेनी वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो कौन से पार्ट में हो जाएगा फ्रेंड्स? वो आपका एरर हो जाएगा सी पार्ट में। ओके, सो दिस मच शुड बी रिप्लेस्ड विद मेनी because much of the three rates quoted are very high. This is incorrect. The phrase much of the rates quoted is grammatically incorrect. Much is used to refer to uncountable nouns while rates is a countable noun. To correct this we should use many instead of the much to refer to countable nouns like rates. Therefore, the corrected sentence should be the board has not approved the proposal because many of the rates quoted are very high. क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो रेट्स कोट किए गए थे वो काफी अधिक थे। Many of the rates quoted correctly refers to the high number of quoted rates. The sentence maintains its grammatical correctness and effectively conveys the reason for the board not approving the proposal. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इट इज ऑल द मोर बेटर फॉर यू टू टेक द एग्जामिनेशन देन टू विथड्रॉ योर फॉर्म। अब देखिए मोर बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है और उसके साथ हमने मोर वर्ड का यूज करा जो कि अज्ञान एक कंपैरेटिव वर्ड है। हम कभी भी दो कंपैरेटिव वर्ड्स को एक साथ प्रयोग में नहीं ला सकते। ओके, दो कंपैरेटिव वर्ड्स का एक साथ यूज होना या दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स का एक साथ यूज होना गलत है। अगर हम किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करते हैं या किसी भी दो चीजों को या दो व्यक्तियों को या दो किसी भी चीज को अगर हम आपस में कंपेयर करते हैं तो उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, लेकिन दो कंपैरेटिव वर्ड्स को हम साथ साथ प्रयोग में नहीं ला सकते। तो यहाँ पर मोर बेटर साथ में नहीं आएगा, या तो मोर आएगा या तो बेटर आएगा। तो हम कह सकते हैं इट इज ऑल द मोर फॉर यू और इट इज द बेटर फॉर यू और इट इज बेटर फॉर यू। तो ऑल द मोर का हम यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, इट इज ऑल द मोर बेटर, सो द फ्रेज ऑल द मोर बेटर इज redundant. All the more is already an intensifier used to emphasize a comparison of preference. Adding better after the more is unnecessary or incorrect. So the correct sentence we should remove all the more and simply use better. Okay, it is better for you to take the examination than to withdraw your form. Okay, so ये हमारा correct हो जाएगा। Better effectively conveys the comparative degree without redundancy. The sentence maintains its grammatically correctness and clarity. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक बट इट कैन नॉट इशू चेक बुक्स टू कस्टमर्स। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंक के बिल्कुल जैसा है, जैसे बैंक होता है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उसका वो कभी भी किसी को चेक बुक नहीं दे सकता। ओके, चेक बुक इशू नहीं करता। अब यहाँ पर लिखा है सिमिलरली टू अ बैंक। सिमिलरली एक एडवर्ब हो जाता है, जबकि यहाँ पर हमें बताना है कि वो बैंक के जैसा नहीं है। तो सिमिलरली का प्रयोग ना करके हम लोग सिमिलर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ओके, किसका प्रयोग करेंगे? सिमिलर का। सो सिमिलर टू अ बैंक, जो कि बैंक के जैसा है ना। सिमिलरली यूज करते हैं, जैसे एक सेंटेंस आपने लिखा और सिमिलरली उसके जैसे ही दूसरा सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। जबकि सिमिलर एक एडजेक्टिव होता है जिसके बाद हम नाउन को लिख सकते हैं या नाउन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एरर हो जाएगा आपका किसमें? सी पार्ट में। ओके, सो द सिमिलरली द करेक्ट फ्रेज शुड बी सिमिलर टू बैंक, नॉट सिमिलरली टू अ बैंक। A non-banking financial company is a financial institution similar to a bank, but it cannot issue checkbooks to customers.
In this corrected version, similar to bank is the correct phrase to compare a non-banking financial company to a bank or with a bank. Cannot is the correct form of the verb. Okay, this is incorrect. Okay, this is not the part. So let us ignore this. Okay, now let us move to the question number 45. The success of the government-sponsored job guarantee program has resulted in a drastic drop in poverty. So the success of the government-sponsored job guarantee program. अब देखिए सक्सेस किस चीज की सक्सेस बात हो रही है? गवर्नमेंट स्पॉन्सर जॉब गारंटी प्रोग्राम, मतलब ये पूरा एक है जो कि गवर्नमेंट से स्पॉन्सर किया गया और वो एक जॉब गारंटी प्रोग्राम है, मतलब ये एक ही चीज का नाम है। ये एक ऐसे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो कि जॉब गारंटी प्रोग्राम है और ये स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट है। तो इसको हम एक नाम देंगे जिसमें मल्टीपल एडजेक्टिव्स को हमने एक ही सेंटेंस में लिखा हुआ है। ओके, तो जैसे हमने सीक्वेंस पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स का कि एडजेक्टिव इस सीक्वेंस में होने चाहिए, या फिर जब हम इस तरह के सीक्वेंस को लिखते हैं तो उसमें किस वर्ड का प्रयोग करें जो एक एडजेक्टिव को दर्शाए। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें जो एरर हो जाएगा वो किस में हो जाएगा आपका बी पार्ट में, और इसमें हो जाएगा आपका द करेक्ट फ्रेज शुड बी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब गारंटी प्रोग्राम। ओके, द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। अब देखिए एरर किसमें? स्पॉन्सर्ड जॉब गारंटी प्रोग्राम में। इसकी जगह स्पॉन्सर की जगह क्या होना चाहिए? स्पॉन्सर्ड, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड जॉब गारंटी प्रोग्राम, क्योंकि स्पॉन्सर तो एक वर्ब है और हमें यहाँ पर पार्टिसिपल की रिक्वायरमेंट है, तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब गारंटी प्रोग्राम हैज रिजल्टेड इन अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन पॉवर्टी। Government sponsored correctly describes the program is sponsored by the government. The rest of the sentence remains grammatically correct and effectively conveys the intended meaning. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। When we heard the name of our leader uttered respectfully by the foreigners, जब हमने सुना कि हमारे जो लीडर हैं उनका नेम बड़े रिस्पेक्टफुली फॉरनर्स के द्वारा लिया गया, we felt pride of him, हमें उन पर बड़ा गर्व हुआ। अब देखिए प्राइड हमारा एक नाउन होता है या वर्ब होता है, तो हमको यहाँ पर एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, तो प्राउड ऑफ हिम होना चाहिए। ओके, सो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में। सो बाय द फॉरनर्स वी फेल्ट प्राइड ऑफ हिम, दिस इज इनकरेक्ट। द फ्रेज वी फेल्ट प्राइड ऑफ हिम इज ऑकवर्ड एंड नॉट idiomatic and is not grammatically correct. The correct phrase should be we felt proud of him, as proud is the adjective then that should follow the verb felt. Because felt is the linking verb over here and proud is used for the for we. Okay, because we felt proud of the leader. Okay, when we heard the name of our leader uttered respectfully by the foreigners, we felt proud of him, हमें उन पर बड़ा गर्व महसूस हुआ। Okay, proud is used correctly to describe the feeling of prideness. Okay, and pride is actually noun, not prideness but pride. Now this is question number 47. For millions of people, his retirement from cricket has been a greatest shock. अब देखिए जब भी हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट, बहुत बड़े शॉक की, तो ग्रेटेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है जिससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप हैज बीन अ ग्रेट शॉक लिख दीजिए या फिर द ग्रेटेस्ट शॉक। तो एरर हो जाएगा सी पार्ट में। ओके, फ्रॉम क्रिकेट हैज बीन अ ग्रेटेस्ट शॉक, दिस इज एरर. The phrase a greatest shock is grammatically incorrect. When using the superlative form greatest, the article a should not be used before it. Instead, it should be the greatest shock. Okay? और अगर आप सिर्फ इतना दर्शाना चाहते हैं कि वो काफी बड़ा शॉक रहा दोनों लोगों के लिए, तो वहां पर आप a great shock यूज कीजिए, ना कि greatest. Okay? For millions of people, his retirement from cricket has been the greatest shock. The greatest shock, or you can say a great shock, correctly uses the superlative form to indicate that his retirement was the most shocking event. Okay. Now this is question number 48. अब आ जाते हैं question number 48 पे. If a credit card bill is paid in full and on time, अगर credit card bill को पे कर दिया गया हो पूरी तरह से और समय पर, none finance charges are levied. तो यहाँ पर none की जगह हम लोग no finance charge का प्रयोग करेंगे. Okay. Time none finance charge are levied. The correct word to be used over here is no, not none. So the correct sentence will be no finance charges correctly indicates that there are no charges applied. Okay, none better नहीं होगा, none एक pronoun की तरह use हो जाता है या distributive indefinite pronoun की तरह। यहाँ पर हम adjective जो है वो noun को qualify करता है, तो no का प्रयोग करेंगे, ना कि none का। Okay, next question पे आ जाते हैं। His youngest brother is elder enough to go to school now.
उसका जो सबसे छोटा भाई है वो इतना बड़ा तो है कि वो अपने आप स्कूल जा सकता है। अब देखिए एल्डर का मतलब होता है जब दो भाइयों में से एक बड़ा वाला भाई होता है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि वो इतना बड़ा मतलब इस लायक तो है कि वो स्कूल जा सकता है। तो यहाँ पर हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे कि वो उससे बड़ा है, बल्कि यहाँ पर हम सबसे छोटे भाई की बात कर रहे हैं जिसकी एज इतनी तो है, जो इतना बड़ा तो है कि वो अपने आप स्कूल जा सकता है। तो यहाँ पर एल्डर का कोई सेंस नहीं बैठता, हम यहाँ पर ओल्ड वर्ड का प्रयोग करेंगे। ऑल्सो इनफ के साथ हम जनरली पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम ओल्ड इनफ का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पार्ट बी में एरर। और यहाँ पर जो एरर होगा, द वर्ड एल्डर इज यूज्ड इनकरेक्टली हियर। एल्डर इज यूज्ड टू कंपेयर द एज बिटवीन टू पीपल, typically within a family context. Example, elder brother, elder sister. However, in this sentence, the intended meaning is that his youngest brother is now old enough to go to school, which should be expressed using old enough rather than elder. So, therefore, the correct sentence should be, his youngest brother is old enough to go to school now. Old enough correctly conveys that the brother has reached the age suitable for going to school. The sentence maintains its grammatical correctness and effectively conveys the intended meaning. Next question is question number 50. Hares are rather noisy animals who love to hear themselves talking. Hares मतलब जो rabbit होता है, rabbit जैसे ही एक animal होते हैं hares. Okay? Hares are rather noise animals. अब देखिए noise मतलब noise noun हो गया, मतलब शोर वाले animals है। शोर वाले animals नहीं है, noisy animals है। तो noise का जो adjective होगा वो noisy होगा। Animals noun है, तो noun को qualify करने के लिए we need an adjective. So यहाँ पर noise word use करना गलत हो जाएगा। Instead we should use the word noisy. तो error हो जाएगा आपका B part में। The correct word should be noisy instead of noise. Noisy is the adjective that describes animals that make a lot of noise or sound. Therefore, the corrected sentence should be, hares are rather noisy animals who love to hear themselves talking. Noisy correctly describes the characteristic of hares making noise. The sentence maintains its grammatical correctness and effectively conveys the intended meaning. Now अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। सुरेश हैज जॉइंड अ डैश कोर्स। सो देखिए जब कोर्स की बात हो रही है, अब ये जो क्वेश्चन है वो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास जो डायरेक्शंस हैं वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस। ओके, सो ये आपको बताना होगा। एंड देखिए फिल इन द अब हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम दूसरे जो क्वेश्चंस करेंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले करेंगे। तो यहाँ पर ये डायरेक्शंस थे जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस। ओके, तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे और यहाँ पर इन फिल इन द ब्लैंक्स को करना शुरू करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 51। सुरेश हैज जॉइंड अ डैश कोर्स। अब किस तरह का कोर्स? कोर्स एक नाउन है, तो जाहिर सी बात है हमें एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। तो क्या 3 ईयर लिखा जाएगा, 3 years कोर्स, 1 years कोर्स और नो वर्ड? ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा 3 ईयर कोर्स, है ना, क्योंकि हम इसको अब क्योंकि एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो ऑब्वियसली हम इसे प्लूरल में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 3 ईयर। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। In English, when describing a period of time as an adjective before a noun, we use a hyphenated compound word if it consists of number and a noun. Here, a 3 year is used to describe the duration of the course 3 years. Therefore, the correct and grammatically appropriate answer is A, 3 year. Okay, not 3 years. क्योंकि years यहाँ पर countable नहीं है। 3 year course. Course is a noun. एंड 3 ईयर ये एक एडजेक्टिव है, मतलब 3 साल का कोर्स है ना, 3 सालों का कोर्स नहीं है, 3 साल का कोर्स। ओके, अमंग द पॉलिटिशियंस हु कुड बी कॉल्ड डैश द मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट अमंग द पॉलिटिशियंस, इसका मतलब सारे ही पॉलिटिशियंस को कवर किया जा रहा है। हु कुड बी कॉल्ड द मोर ऑनेस्ट, द मोस्ट ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। अब ऑब्वियसली जब एक का कंपैरिजन बाकी सबसे होगा तो हमें सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा। और हम जानते हैं अच्छे से कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सी पार्ट हो जाएगा, दैट इज द मोस्ट ऑनेस्ट। सो द मोस्ट ऑनेस्ट इज द करेक्ट आंसर। व्हेन कंपेयरिंग मल्टीपल पीपल और थिंग्स विद इन अ ग्रुप, स्पेशली इन अ सुपरलेटिव फॉर्म, वी यूज द मोस्ट followed by the adjective. Here we are comparing the honesty among all the politicians, suggesting we are looking for the one who is most honest compared to the others. Therefore, the best answer that fits the context and grammar is C, that is the most honest. Now we have question number 53. Sonal is more beautiful than dash of her sisters.
सोनल अपनी और बहनों से अधिक सुंदर है। अब देखिए सेम कैटेगरी की बात हो रही है, और जब सेम कैटेगरी की और बाकी सब बहनों की बात हो रही है कि सोनल अपनी और बहनों से अधिक खूबसूरत है, तो यहाँ पर हम एनी अदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एनी अदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी दोस्तों हम जब यूज करते हैं जब एक का कंपैरिजन बाकी सबसे होता है लेकिन एक को थोड़ा सा अधिक शो करते हैं बाकी सबसे, तब यूज करेंगे एनी जब हम डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें। जबकि सोनल की बात यहाँ पर बाकी अदर सिस्टर्स से हो रही है। अगर मैं यहाँ पर सोनल की बात कहती कि सोनल और लोगों से अधिक खूबसूरत है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ सिस्टर्स की नहीं, हो सकता है कि मैं जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी बात करती है। सोनल किसी भी प्लेयर से अधिक खूबसूरत है, मतलब सोनल खुद एक प्लेयर नहीं है लेकिन बाकी सब प्लेयर से खूबसूरत है। तो यहाँ पर हम अगर किसी डिफरेंट कैटेगरीज में बात करें तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पर हम एनी का प्रयोग करते हैं, जबकि सेम कैटेगरी में हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर when comparing Sonal's beauty with her sisters, we are implying that Sonal is more beautiful than any individual sister among her sisters. Therefore, the best answer that fits the context and comparison of Sonal's beauty with her sisters is D, that is any other. Dash problems are linked to pollution, much problems, many problems, the number problems, a lot much. अब देखिए हम अच्छी तरह से जानते हैं प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स काउंटेबल है, और जब काउंटेबल है तो हम उसके साथ एक ऐसा वर्ड यूज करेंगे जो कि काउंटेबल नाउन के साथ आ सके। मच हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं तो ये नहीं आ सकता। मैनी आ सकता है क्योंकि हम इसे काउंटेबल के साथ में प्रयोग करते हैं। द नंबर कोई एक पर्टिकुलर फ्रेज नहीं है, या तो होना चाहिए था द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। द नंबर इंडिविजुअली यूज नहीं किया जा सकता। अलॉट मच, तो अलॉट मच, मच फिर से वही अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो बी होगा, जो कि एकदम करेक्ट होगा। मैनी प्रॉब्लम्स, the word many is used to indicate a large quantity of countable things. In this case, problems is a countable noun. You can have one problem, two problems, etc. So we use many to describe the quantity of problems linked to pollution. Therefore, the best answer that correctly describes the quantity of problems linked to pollution is many. Next question पर आ जाते हैं, that is question number 55. सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर। अब देखिए यहाँ पर चॉइस की बात आ रही है, तो चॉइस में हम लोग जब कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग की बात की जाए या नॉन ह्यूमन थिंग की या फिर चॉइस की बात की जाए तो हम उस केस में विच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट सुटेबल वर्ड हो जाता है विच, जो कि एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। सो विच सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर, ओके, सी पार्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन अब आंसर नंबर 55 क्या है, विच है। इन दिस क्वेश्चन विच इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ चॉइस अमंग स्पेसिफिक ऑप्शंस, which is used when selecting from a limited number of options or alternatives. Therefore, the best answer that correctly asks about a specific preference among soft drink is which. Next question पे आ जाते हैं, that is question number 56. This is comparatively a dash bag. जब भी हम word use करते हैं comparatively, fairly और relatively, तो इनके साथ हम हमेशा positive degree का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर comparatively a cheap bag होगा, okay? So cheap यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। The sentence this is comparatively a dash suggests a comparison between this bag and others in the terms of price, but just because of this word comparatively, after the word comparatively we use positive degree of adjective, क्योंकि comparatively अपने आप ही जाहिर कर देता है कि हम इन दो बैग्स में कंपेयर कर रहे हैं। Therefore, the best answer that correctly completes the sentence comparing the price of the bag is cheap. Okay, because comparatively word is obviously given over here, is already given over here, तो हम comparatively better का प्रयोग नहीं कर सकते। comparatively, fairly and relatively के साथ हम सिर्फ और सिर्फ positive degree of adjective ही use करते हैं। Next question is question number 57. विवेक इज डैश देन प्रूडेंट। अब देखिए जब भी हम एक पर्सन है और उसकी दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करें तो उस केस में हम जब एक वर्ड को एक पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में तब्दील करते हैं तो वैसे तो हम लोग ईआर और मोर दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस केस में जब वन पर्सन हो एंड टू क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड, सो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ मोर वर्ड का प्रयोग करते हैं, ना कि कंपैरेटिव डिग्री को करने के लिए ईआर का प्रयोग नहीं किया जाता। इस केस में हम कभी भी ईआर का प्रयोग नहीं करते, केवल और केवल मोर का प्रयोग करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिलेबल्स, चाहे सिलेबल एक हो चाहे सिलेबल एक से अधिक हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जब भी हमारे पास वन पर्सन है, टू क्वालिटीज दोनों आपस में कंपेयर की जा रही हैं, तो कितने भी सिलेबल क्यों ना हो हम सिर्फ और सिर्फ मोर वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विवेक इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, कि विवेक ताकतवर ज्यादा है या ब्रेव ज्यादा है प्रूडेंट होने से, समझदार होने से कहीं ज्यादा, वो
ताकतवर है. When we compare two qualities of the same person, we use more to show the comparative degree of adjective. Next question is question number 58. Dash information the police had was not enough. जितनी भी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी वह काफी नहीं थी. अब देखिए, अगर मैं कहूँ लिटिल इन्फॉर्मेशन, मतलब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी. अब जब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी तो काफी का तो सवाल ही नहीं उठता, तो लिटिल वर्ड यहाँ पर नहीं आ सकता. अ लिटिल इन्फॉर्मेशन द पुलिस हैड वाज नॉट इनफ. थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो पुलिस के पास थी वो काफी नहीं थी. देखिए, अ लिटिल का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पुलिस के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसकी बात कर रहे हैं. मतलब हम सारी इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जो पुलिस के पास थी. अब पुलिस के पास जितनी भी थी उतनी ही थी, है ना, उससे अधिक या कम नहीं हो सकता. तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेज है वो क्या होना चाहिए, द लिटिल. कि द लिटिल इंफॉर्मेशन द पुलिस हैड वाज नॉट इनफ. जितनी भी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी वो काफी नहीं, है ना. मतलब पुलिस के पास जितनी इंफॉर्मेशन थी वो थोड़ी सी का प्रयोग नहीं कर रहे थे, वह तो सबका प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का जो कि उनके पास थी और वो काफी नहीं थी. ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेज होगा वो द लिटिल होगा. बहुत से लोग आप में से कंफ्यूज होंगे कि मैम अ लिटिल क्यों नहीं आया. दोस्तों, अ लिटिल उसके लिए यूज होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि थोड़ी सी भी जानकारी सेहत के लिए हार्मफुल होती है. मतलब किसी के लिए भी हार्मफुल, सेहत नहीं, लोगों के लिए हार्मफुल होती है. तो हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं पुलिस के पास जितनी भी जानकारी थी, मतलब वो सारा अमाउंट जो पुलिस के पास था इंफॉर्मेशन का. अब जैसे इंफॉर्मेशन पूरी तो उनके पास नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उनके पास उतनी ही थी, उससे अधिक उनके पास नहीं थी. इसलिए यहाँ पर हम द लिटिल का प्रयोग कर रहे हैं, जो उस अमाउंट को दर्शाता है जितनी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी. सारी पूर्ण जानकारी की बात यहाँ पर नहीं हो रही. The sentence information the police had was not enough suggests that the police had insufficient information. In the context, we are looking for a quantifier like little, a little, the little, or very little that correctly indicates a small amount. Therefore, considering the context and intended meaning of the sentence, the little is the correct answer as it best conveys the complete amount of information that the police had. Okay, तो जितनी भी जानकारी पुलिस के पास थी वह काफी नहीं. Now, Ernie did not make dash mistake in the examination. अब देखिए, जब भी हम नेगेटिव की बात करते हैं तो वहां पर हम एनी का प्रयोग करते हैं, सम को हम लोग पॉजिटिव में प्रयोग करते हैं. तो Ernie did not make any mistake in the examination. Okay, all plural के साथ यूज होगा एंड rather का भी यहाँ पर कोई लिंक नहीं है. तो any is the correct answer. Ernie did not make any mistake implies that Ernie did not make a single mistake. In English, when stating that someone did not make even one of something, we use any in the negative context. And for positive context, we use some. For example, Ernie makes some mistakes. तो वहां पर हम mistakes और some का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंस में. अगर मैं आपसे ये कहूं कि अर्नी ने कोई गलती नहीं की थी तो did not make any mistake हो जाएगा. Question number 60. The letter proposal was dashed in the former. Letter means बाद वाला proposal. अब वो कैसा था, the better, the best, better और best. अब देखिए, जब लेटर की बात हो रही है मतलब सिर्फ दो ही लोगों में कंपेयर किया जा रहा है, ये सब दो ही प्रपोजल से जिनमें कंपेयर किया जा रहा है, और हम कह रहे हैं जो बाद वाला प्रपोजल है वो पहले वाले से बेहतर है. तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, बेटर. और बेटर के साथ हम दा का प्रयोग नहीं करते, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी. यस, तो जो इसमें आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बेटर. सो आंसर हो जाएगा आपका बेटर, क्योंकि जब हम सिर्फ दो की ही बात कर रहे हैं, लेटर एंड बेटर, और बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है जिसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे पहले कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग या डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो द बेटर का यूज नहीं करेंगे. वॉज बेटर देन द फॉर्मर वन. हाँ, अगर हम ऑफ द टू कहते हैं तब हम द बेटर का प्रयोग कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 61. I asked for bananas but he did not have. Now I asked for what? I asked for dash bananas. तो पॉजिटिव की बात आ रही है, but he did not have any. यहाँ पर नेगेटिव की बात होगी, तो पहले में सम आएगा, दूसरे में any. आंसर इज सी. Okay, so some and any. The sentence is I asked for some bananas but he did not have any. Involves a request for bananas there and the response indicating their availability or the lack thereof. Let's break down the each part. Some and some. Now, इतना हम इसमें नहीं एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि जब बात आ रही है पॉजिटिव की तो हमें सम यूज करना है और नेगेटिव की तो एनी का प्रयोग करना है. नेक्स्ट पर आ जाते हैं. द सेमिनार वाज अ डैश कंप्लीट सक्सेस फॉर देम. अब देखिए, कंप्लीट का मतलब पूर्ण. तो जब कोई चीज पूर्ण रूप से है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ भी कम या ज्यादा दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो कंप्लीट से पहले हम कोई भी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे. नो वर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 63.
दिस रूम इज प्रेफरेबल टू दैट ऑफ योर सिस्टर। ये रूम प्रेफरेबल है, मतलब हम चॉइस में इस रूम को रखते हैं आपकी सिस्टर से ज्यादा। तो प्रेफरेबल का मतलब तो चॉइस हो गया। अब जब चॉइस है तो ये थोड़ी कि ये ज्यादा और ये कम, नहीं, ये चॉइस है और वो नहीं है। तो एक ही बात होती है, प्रेफर इसको कर रहे हैं मतलब इसी को कर रहे हैं, ये नहीं कहेंगे कि इसको कम प्रेफर करेंगे इसको अधिक, है ना। तो इस केस में भी हम नो वर्ड का प्रयोग करेंगे, मतलब कोई भी वर्ड इसमें नहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, माई सन्स बर्थडे इज द डैश डे ऑफ माई डैश डे फॉर माइन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हैप्पीएस्ट डे ऑफ माइन होना चाहिए। ओके, हैप्पीएस्ट इज द करेक्ट वर्ड टू बी यूज्ड ओवर हियर। The sentence, my son's birthday is the dash day for mine, suggests that the speaker's son's birthday brings the most happiness or joy to the speaker. Happiest, this is the correct superlative form to be used over here. This is the superlative degree of the word happy. It correctly conveys that the son's birthday brings the highest degree of happiness to the speaker compared to the other days. Therefore, D, happiest, is the correct answer because it appropriately expresses that the son's birthday is the happiest day of the speaker. Now the question number 65, today is the dash day of the year. So कौन सा डे हो जाएगा? लास्ट डे ऑफ द ईयर, है ना भाई, एक एंड डे होना चाहिए एक ईयर का। सो आप फर्स्ट डे बोल सकते हैं या तो लास्ट डे बोल सकते हैं। ओके, सो लास्ट इज द करेक्ट वर्ड टू बी यूज्ड ओवर हियर। द सेंटेंस टुडे इज द डैश डे ऑफ द ईयर implies that today is the end of this year. लेटर refers to the second of the two things. अब पूरे ईयर में अगर आप बात करें तो सिर्फ 2 दिन तो होते नहीं है जो बाद वाले की बात की जाएगी, और जब हम एंड को शो कर रहे हैं तो वहां पर लास्ट को शो किया जाएगा। लेटेस्ट वर्ड नहीं होगा, लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट या सबसे नया। अब दिन सबसे नया दिन नहीं होता, ईयर का सबसे नया दिन नहीं है, या तो फर्स्ट डे है या तो लास्ट डे। 66 डैश ऑफ 5 फ्रेंड्स कैन अपीयर इन द कोड। तो जब कोई से भी फ्रेंड की बात हो सकती है तो हम एनी का प्रयोग करेंगे। नाइदर, आइदर और बोथ, ये तीनों ही हम सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए ही यूज करते हैं, जबकि हम यहाँ पर 5 फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एनी एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ यूज किया जा सकता है। ओके, सो एनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। दिस क्वेश्चन इज डैश डिफिकल्ट देन दैट। अब देन आ रहा है कंपैरेटिव डिग्री है तो हम मोर डिफिकल्ट का प्रयोग करेंगे। ओके, so this is the comparative form of adjective difficult. It is used to compare the things of difficulty between two items, in this case 2 questions. Therefore be more is the correct answer because it correctly forms the comparative structure needed to compare the difficulty of the 2 questions, indicating that this question is more difficult than that one. Next is question number 68. Nature's beauty is dash unique. और unique से पहले हम कोई भी कंपैरेटिव या पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते। यूनिक जो चीज यूनिक है वो यूनिक है, मतलब बिल्कुल अलग है और उसके साथ कुछ भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी नो वर्ड का हम लोग प्रयोग करेंगे, मतलब कोई भी वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा। Nature's beauty is unique already conveys a strong statement by using the word unique. Unique means one of a kind, unparalleled or incomparable. It already implies the highest degree of uniqueness, and adding any intensifier or comparative such as very, more or most would be redundant and grammatically correct. Okay, so no word because unique is again a strong term to describe this. Okay, उससे पहले हम कोई भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। जो कंप्लीट है वो कंप्लीट है। अंजलि इज जूनियर डैश हर ब्रदर बाय 8 years। तो जूनियर के साथ हम 2 का प्रयोग करते हैं तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके, therefore we use 2 after the comparative word junior to indicate the comparison between the 2 entities. Now this is the last question of this session, that is question number 70. Raghuveer is the dash member of this committee. तो रघुवीर इस कमिटी का कौन सा मेंबर है? अब देखिए, जब हम एल्डर की बात करते हैं तो एल्डर जब यूज किया जाता है जब एक फैमिली के मेंबर्स की बात है, बट यहाँ पर एक कमिटी है तो कमिटी में वो ओल्डेस्ट मेंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ओल्डेस्ट, मतलब वो सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं इस पूरी या सबसे पुराने या सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं इस कमिटी के। ओके, सो यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ओल्डेस्ट। वेल, आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये बहुत ही सिंपल और इजी अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको काफी हेल्प आउट करने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। अगर आप ऐसे ही और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ग्रामर से रिलेटेड, ऐसे ही अपने ग्रामर को एज वेल एज अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। टिल देन, थैंक्स टू यू।